ये दिन मेरे लिए बहुत अजीब था, क्योंकि उस दिन मैं अपने अंदर की उस लड़की से मिली थी, जिसे मैं खुद भी नहीं जानती थी। वो लड़की इतनी आसानी से पागल हो सकती थी, दीवानी हो सकती थी, बल्कि हो चुकी थी। मुझे अपने आसपास वो दीवाना सा कर देने वाली सी महक अब भी महसूस हो रही थी। शैम्पू, साबुन और जेंट्स परफ्यूम की मिली-जुली सी खुशबू। अजीब से जज्बात दिल में अंगड़ाई लेने लगे। वह मुझे मेरी किताबें पकड़ाकर ऑफिस चला गया था, लेकिन मैं वहीं खड़ी उसके बदन की खुशबू को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी। वह मेरे लिए गलत रास्ता था, मेरी बहन का मंगेतर, मेरा होने वाला जीजू। न जाने उसने मेरी बहन में क्या देखा था। काश वह मेरा होता। काश वह कभी मुझे उस नजर से देखता। काश वह कभी मेरे इतना करीब होता कि मैं उसे छू सकती, उसका हाथ पकड़ सकती। जैसे वह मेरी बहन को देखता था, वैसे मुझे देखता। लेकिन यह सब कैसे हो सकता था, क्योंकि वह तो मेरी बहन का दीवाना था। मैं सोचने लगी, काश मेरी बहन मर जाए। और फिर मैं रुक गई, क्योंकि वह मेरी अपनी बहन थी, कोई सौतेली बहन नहीं। मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए था। मोहब्बत इंसान को पागल कर देती है। पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। जिससे मोहब्बत हो जाती है, उसके अलावा और कोई नजर नहीं आता। ये वे सारी बातें थीं जिन पर मैं कभी हंसती थी। मुझे पता था कि ऐसा नहीं होता, यह सिर्फ कहानियों में होता है। लेकिन अब मेरे साथ सब कुछ हो रहा था, और इतनी शिद्दत से हो रहा था कि मैं पागल हो गई थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझे अपने वजूद से बदबू आ रही थी। आस-पास बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थीं, और वे मेरे बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन क्या बातें कर रहे थे, यह समझ नहीं आ रहा था। मेरे आसपास मक्खियां भिनभिना रही थीं। जब वह शख्स मेरी तरफ बढ़ा और उसने कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ, लेकिन उसे देखकर ही मैं बुरी तरह डर गई। मैं उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसने जबरदस्ती मुझे अपनी बाहों में थाम लिया और गाड़ी में बिठाया। मुझे याद है, वह मुझे घर में ले आया था, लेकिन यह तो वही घर था जहां मेरे साथ नहीं, नहीं, मुझे इस घर में नहीं जाना था। वह मुझे क्यों लेकर आया था? क्या वह मुझे फिर से कोई तकलीफ देना चाहता था? मैं बहुत घबरा गई। उसने किसी से कहकर मुझे साफ सुथरा करवाया। मेरे सामने खाना रखा तो मैंने पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। मुझे याद नहीं था मैंने आखिरी बार कब खाना खाया था। उसके बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं वहां से भाग जाने को भी तैयार थी। उसने कहा, मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया हूं, तुम्हें खाना भी खिलाया है, और अब आज से हर रात के लिए तुम मेरी हो। आजम नाम था उसका। कितना खूबसूरत नाम था। वह कहता था कि सबने मेरा नाम विशाल रखना था, लेकिन यह नाम मेरी माँ को बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए मेरा नाम आजम रख दिया गया। आजम का मतलब है इरादा। वो कितना खूबसूरत इंसान था। मेरी बहन का नाम सीमा था। वह मुझसे बड़ी थी, और मेरा नाम रूपा। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और सबसे छोटी भी। मेरी बहन ने जब एमए कर लिया तो उसके रिश्ते की बात होने लगी। हमारे परिवार में अभी तक किसी ने भी मोहब्बत की शादी नहीं की थी। सीमा के लिए भी मेरे बाबा ने एक रिश्ता तलाश कर लिया। हम पढ़े लिखे, समझदार लोग थे। हमारे पास अपना घर था, नौकरियां थीं। मेरे बाबा यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। उसी यूनिवर्सिटी में हम दोनों बहनें भी पढ़ती थीं। कोएजुकेशन में पढ़ाई को इतना बुरा नहीं समझा जाता था। हम अपने घर में भी अच्छे तरीके से रहते। मेरे बाबा की सिर्फ हम दो बेटियां ही थीं। मेरी बहन मुझसे बिल्कुल अलग थी। मैं शौक, चंचल, दीवानी सी, पगली सी, और वह बिल्कुल चुपचाप, किसी ठहरी हुई नदी के जैसी थी। जिन छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आता था, वह उन बातों को गुस्से के काबिल ही नहीं समझती थी, और जो बातें मुझे अच्छी लगती थीं, वह उसे बेवकूफ़ी लगती थीं। वैसे तो मुझसे इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन कभी कभी उससे बात करके मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी 100 साल की बूढ़ी औरत से बात कर रही हूं। पर मेरे माँ बाप कहते थे कि वह बिल्कुल ठीक जा रही है। तू भी उसके जैसी बन जा। आजकल के समाज में सीमा जैसी लड़की ही सरवाइव कर सकती है। तूने तो जिंदगी को मजाक बना रखा है। मैं दिन थी तो वह रात थी। मैं फूल थी तो वह शाख थी। बिल्कुल खामोश और ठहरी हुई बिहेवियर की थी, और मेरे दम से तो पूरे घर में रौनक होती थी। माँ बाप हम दोनों से ही बहुत मोहब्बत करते थे। उसके लिए अज़म का रिश्ता आया। अज़म के माँ बाप को लड़की पसंद आ गई,
और रिश्ता पक्का हो गया। मेरे पापा ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है और घर भी बहुत अच्छा है, इसलिए जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सीमा से पूछा कि तुम्हें लड़का पसंद है, तो वह कहने लगी कि जो आपको पसंद है मुझे भी पसंद है। वैसे भी वह इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उसे हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, पर मुझे पता था कि मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने तो शायद आज़म को गौर से देखा भी नहीं था। सीमा बिल्कुल वैसी लड़की थी जैसी बेटी हर किसी को चाहिए होती है। कामकाज में बहुत तेज थी, शर्मीली भी थी, सलवार सूट पहना करती थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी और खाना बनाने में भी। और ऐसी लड़कियों के रिश्ते बड़े आराम से पक्के हो जाते हैं। मेरे माँ बाप को उससे कोई दिक्कत नहीं था। अपने पति की भी लाडली होगी। सगाई की रस्म भी हो गई। अब वह मेरी बहन का मंगेतर था। लेकिन ये मेरी वह उम्र थी जिसमें इंसान एक बेल की मानिंद होता है। उसे जो भी सहारा मिलता है वह उसके गिर्द लिपट जाता है। ये नहीं पता था कि मेरी बाहें जिसे अपना सहारा समझने को तैयार थीं, वह कौन था। जैसा मैंने पहले बताया, हमारा माहौल काफी खुला था। सगाई हो गई तो दोनों घरों में एक दूसरे के यहाँ दावत पर आना या अचानक से आ जाना या मिलजुल कर बैठ जाना कोई अजीब बात नहीं समझी जाती थी। कभी कभी अज़म भी आ जाता और हम बैठकर लूडो भी खेल लेते थे। वह आंखों ही आंखों में मेरी बहन को देखता वह शर्मा जाती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें तो कभी किसी से मोहब्बत हुई नहीं, अज़म से मोहब्बत हो गई है क्या? तो उसने कहा कि मुझे अज़म से भी मोहब्बत नहीं हुई है। मैंने कहा कि पागल हो क्या? तो कहने लगी कि नहीं हुई, मोहब्बत तो क्या करूं, बस होने वाला पति है, मंगेतर है। मैंने कहा फिर शर्मा क्यों रही थी? तो उसने कहा कि और क्या करती, वह मुझे प्यार से देख रहा था तो मैं आगे से एक आंख तिरछी कर लेती क्या? इस बात पर हम दोनों बहनें हंसने लगीं। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार था, लेकिन ये नहीं पता था कि जल्द ही यह प्यार नफरत में बदलने वाला था। मुझे बचपन से लेकर जवानी तक न जाने कितने लोगों से प्यार हो चुका था। कभी मुझे कोई क्रिकेट वाला अच्छा लगता था, तो कभी फिल्म में काम करने वाला हीरो, कभी मुझे अपना ही मैथ्स टीचर अच्छा लगता, उस पर क्रश आ जाता, और कभी किसी और पर। एक दो लड़के तो ऐसे भी थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वह भी मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन मेरी बड़ी बहन जो हमेशा मेरे साथ होती थी, मुझे किसी से बात भी नहीं करने देती थी। कहती थी कि जब शादी नहीं करनी तो रिश्ता क्यों बनाना? मैंने कहा कि सिर्फ शादी थोड़ी होती है, जिंदगी में और भी बहुत कुछ होता है। वह कहने लगी कि ऐसा सोचना भी मत, मैं तुझे ऐसे रास्ते पर जाने नहीं दूंगी। पर अब मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी थी, वह रास्ता हम सब की बर्बादी की तरफ ही जाता था, क्योंकि मुझे आज़म से मोहब्बत हो गई थी। हमारे खानदान में इस तरह से पहली दफा कोई मर्द आया था जो हम बहनों के साथ इतना घुल मिल गया था, वरना मेरे बाबा ने कभी किसी को इजाजत नहीं दी थी। खानदान में से तो किसी को भी नहीं, क्योंकि वह खानदान के लड़कों को पसंद नहीं करते थे। मैं और मेरी बहन खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थीं। आज़म का हमारे पास बैठना, उसकी हरकतें, उसकी बातें, उसकी वह मर्दाना आवाज और इतने खूबसूरत हाथ, मैं हमेशा उसके हाथों को ही देखती रहती थी। कहते हैं कि जब कोई औरत किसी मर्द से सच्ची मोहब्बत करती है तो वह उसके हाथों से इश्क करती है, और जब कोई मर्द किसी औरत से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे उसके पैरों से इश्क होता है। मेरा इश्क भी शायद सच्चा था। मेरी बहन आज़म के साथ इस तरह से पेश नहीं आती थी जैसे उसे आना चाहिए था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तो ऐसा लगने लगा कि जैसे वह आज़म से तंग आ गई है, जबकि मैं उसके साथ काफी फ्रैंक थी। हमारा इरादा था कि 1 साल तक सगाई को रखा जाए ताकि पता चले कि लोग कैसे हैं, आना जाना कैसा है, 1 साल तक कैसे हमारी बेटी का ख्याल रखते हैं। सगाई का मकसद यही होता है। मेरे बाबा समझदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने मंगनी की थी, क्योंकि अगर शादी कर लेते तो फिर शादी से वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन मंगनी करके ये पता चल जाता है कि किस तरह के लोग हैं और आगे रंग उनके बदलेंगे या नहीं। और ये तरीका हमेशा करामात साबित होता है। जो लोग लालची होते हैं उनका 2-3 हफ्ते में ही पता चल जाता है। जो लोग बुरे होते हैं उनका भी पता चल जाता है। लेकिन ये लोग तो जैसे किसी ने फुर्सत में बनाए थे, हर तरह से बिल्कुल ठीक थे। सीमा का बहुत एहसास करते थे और उसके लिए भी तोफाह की बारिश करते थे।
वह तो फिर भी उससे ले लिया करती थी। वह मुझसे कभी कोई चीज नहीं छुपाती थी। वह कहती थी, जो मेरा है वह तेरा है। एक दिन मुझे मेरी बहन की सास ने कहा कि तुम अपनी बहन के साथ दावत पर आ जाओ ना। तुम दोनों बहनों की दावत है। हम लोग उनके घर चले गए। अभी खाना बन रहा था, हम पहले ही चले गए। उसकी होने वाली सास ने कहा कि अरे, एक जगह पर बैठी बैठी थक जाओगी, घर में फिर आओ, इधर उधर देखो, घर को देखो, बाहर जाओ, लॉन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलती चलती एक कमरे में चली गई और मुझे एहसास तब हुआ कि यही आजम का कमरा है, जब उसने बाथरूम से आवाज दी। उसने कहा, अरे माँ, तौलिया पकड़ा दे। लेकिन जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वह समझा कि शायद सीमा उसके कमरे में आई है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी पायल की आवाज आ गई है। पायल मैंने पहनी हुई थी, सीमा को तो पायल पसंद ही नहीं थी। उसने कहा कि अभी से ही मेरे कमरे में आ गई हो, अच्छा आ गई हो तो तौलिया पकड़ा दो। फिलहाल तौलिया बाहर से ही पकड़ाना। जब शादी होगी तो फिर तुम्हें अंदर खींचने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यह सुनकर हैरान रह गई। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। इसका मतलब कि वह भी बहुत ज्यादा रोमांटिक आदमी था, लेकिन शक्ल से लगता नहीं था। अब मैं उसे क्या कहती कि मैं सीमा नहीं, रूपा हूं। मैंने करीब रखा तौलिया आगे करके पकड़ाया और उसने अचानक से मेरी कलाई पकड़ ली। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। वह दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन बाथरूम से शैम्पू और जेंट्स परफ्यूम की जो खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि यही आजम की खुशबू है। और इस खुशबू से मैं पागल हुई जा रही थी। उसने मेरे हाथ से तौलिया ले लिया और मैं मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके बाद वह सीमा को अजीब नजरों से देख रहा था, क्योंकि सीमा ने उसे उन दिनों में ऐसा कोई भी इशारा नहीं किया था जिससे यह साबित हो कि वह प्यार करती है। लेकिन अब शायद उसे गलत इशारा मिल गया था। अब मैं उसे कैसे बताती? वह सीमा नहीं, मैं थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में ये जज्बात कोई और ही रंग लेने लगे। मैं चाहती थी कि अज्जम की शादी मुझसे हो जाए, मेरी बहन से नहीं। किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि वह इस रिश्ते से इनकार कर दे। एक दिन मैं उसके पास बैठ गई और मैंने कहा कि आप अजम से दूर दूर क्यों रहती हैं? तो उसने कहा कि वह मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता। मैंने नहीं पूछा कि क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अगर वह उसे अच्छा नहीं लगता था तो फिर तो मेरा काम आसान था। मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता तो शादी के लिए हाँ क्यों कहा था? कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता मैंने हाँ क्यों कहा था। जाहिर है मम्मी पापा की वजह से। उनको यह रिश्ता अच्छा साबित है। मम्मी ने तो मुझे सीधा नहीं दिया था, तो मना नहीं करना। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी यहीं पर करवाना चाहते हैं, तो बस। फिर मैं चुप हो गई। पर मुझे न ही अज़म पसंद है और न ही मैं शादी करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि फिर रिश्ते से इनकार कर दो। सीमा परेशान हो गई। उसने कहा कि पागल हो गई हो क्या? बाबा मेरी जान ले लेंगे, मैं इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा कि फिर ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कैसे गुजारोगी जिसे पसंद ही नहीं करती? तो उसने एक लंबी आह भरी और कहने लगी कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। कहते हैं कि मोहब्बत होती है और या फिर नहीं होती, बीच में कुछ नहीं होता। मेरी बहन के दिल में आज़म की मोहब्बत नहीं थी, यह बात पत्थर पे लकीर थी। और मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी, यह बात भी उसी पत्थर पे लिखी थी। पर मैं कुछ नहीं कर पाई। सगाई को 1 साल तक रखने का इरादा था, लेकिन वह लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए 4 महीने बाद ही शादी का इरादा कर लिया गया। उन दोनों की शादी हो गई और मेरी बहन आज़म के साथ उसके घर चली गई। उसकी हमसफर बन के उसकी पत्नी बन गई। मैं कुछ भी न कर पाई। मैंने बातों बातों में अपनी माँ का दिल खराब करने की कोशिश की कि वह कुछ करें। अपने पापा की भी बात की और सीमा को तो सबसे ज्यादा बातें सुनाई। सीमा ने कहा कि जब शादी होती है तो मोहब्बत हो जाती है, जिंदगी गुजर ही जाएगी। वह मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगता। पर अरेंज मैरिज कभी कभी ज्यादा अच्छी साबित होती है। शादी में खुद को कैसे संभाला, ये बस मैं ही जानती हूँ। मैं सबके सामने हंसती रही और चुपके चुपके रोती रही। इससे बड़ी तकलीफ और कोई हो ही नहीं सकती, और ये तकलीफ मेरे ही नसीब में लिखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो बस खत्म ही हो जाती है। पर मेरी उम्मीद खत्म नहीं हो रही थी, और जब तक इंसान की उम्मीद खत्म नहीं होती वो दर्द में ही रहता है।
मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें आती थीं कि काश मेरी बहन मर जाए और फिर मैं आज़म से शादी कर लूं, या फिर ऐसा हो कि उसे पता चले कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, बांझ है, और फिर औलाद के लिए वो मुझसे शादी कर ले और मेरी बहन को तलाक दे दे। या फिर मेरी बहन किसी और के साथ पकड़ी जाए और वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे। या फिर मैं खुद आज़म के पास जाऊं और उससे कहूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझसे शादी कर लो। जब मैं ऐसी बातें सोचती तो मुझे खुद पर हैरानी होती और मैं हाय राम करती थी कि मैं ये क्या सोच रही हूं। नहीं नहीं, अपने सिर को झटक देती थी कि जैसे ये ख्याल मेरे सिर से निकलकर बाहर गिर जाएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं गिरते थे, वो मेरे अंदर ही थे। यह सब मानव स्वभाव था। जो मुझे चाहिए था वो मेरी बहन को मिल चुका था। मेरे लिए जो बहुत मुश्किल था वो मेरी बहन के लिए सबसे ज्यादा आसान था। इतनी आसानी से उसकी शादी हो गई और मेरे लिए यह सब इतना मुश्किल था कि मैं उसे मुमकिन ही नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह उसे पसंद करता था। मेरी बहन की तरफ से तो यह अरेंज मैरिज थी, लेकिन उसकी तरफ से शायद यह लव मैरिज थी। मैं जब भी जाती थी मेरी बहन बहुत खुश नजर आती थी और उसकी सास भी। मैं तो इस हद तक गिर गई थी कि एक दिन उसकी सास के सामने कह दिया कि देखो, मैं सूजी का हलवा बनाकर लाई हूं। सीमा को तो बिल्कुल कुकिंग नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। तो उसकी सास कहने लगी कि नहीं बेटा, वह भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने कहा कि आंटी, आप उससे डर रही हैं क्या, जो उसके खाने की तारीफ कर रही हैं? सारे खानदान को पता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। जबकि बात इससे उलट थी, सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी, मुझे तो बस कुछ ही चीजें बनानी आती थीं। ज्यादा अच्छी कुकिंग नहीं थी मेरी। यहाँ तक कि उन्होंने भी महसूस किया होगा कि ये अपनी ही बहन की बुराइयां क्यों कर रही है। फिर मैंने भी अपनी जुबान रोक ली, लेकिन इस तरह करने से कुछ होने वाला नहीं था। वक्त गुजरता ही जा रहा था। शादी के शुरू में तो सीमा बहुत खुश लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई मसला ही नहीं है। मैं चाहती थी कि कोई मसला बने, लेकिन नहीं हो रहा था। एक दिन मैं उनके घर चली गई और पता चला कि उसकी सास यात्रा के लिए रवाना हो चुकी है। उसने कहा था कि बेटे की शादी हो गई, फर्ज पूरा हो गया, अब मैं यात्रा करने जा रही हूं। मुझे मेरी बहन ने कहा कि मैं अकेली थी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैंने कहा कि हाँ, मिलकर खाना बनाते हैं। मैं खाना बना रही थी जब खाना बनाते हुए मेरे कपड़ों पर चटनी गिर गई। उसने कहा, कोई बात नहीं, कपड़े बदल लो और मेरे कपड़े पहन लो। हम दोनों बहनें पहले भी एक दूसरे के कपड़े पहन लेती थीं और हमारे साइज भी बिल्कुल एक जैसे थे कि हम एक दूसरे के कपड़े आराम से पहन सकते थे। मैंने उसके कपड़े पहनकर सिंक की तरफ मुंह किए काम कर रही थी जब वह किचन से चली गई और औज़म वहां पर आ गया। उसने सोचा कि मैं सीमा हूं। वह आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया क्योंकि मैंने सीमा के कपड़े पहन रखे थे, और उसने मुझे कहा, आज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। याद है ना मैंने सुबह तुम्हें क्या कहा था? आज तुमने मेरी हर बात माननी है, अब इनकार नहीं चलेगा। बहुत दिन हो गए हैं तुम मुझे तरसा रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। जान, आपके इश्क में तो हम अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, लेकिन एक आप हैं कि हमसे दूर दूर रहती हैं। मैं सिंक के पास खड़ी बर्तन धो रही थी और मुझे ये बातें झर की तरह लग रही थीं, क्योंकि ये बातें उसे मुझसे करनी चाहिए थीं, और वो ये बातें सीमा समझकर ही कह रहा था। इसका मतलब कि दोनों में बहुत मोहब्बत थी। कहते हैं कि एक औरत अपनी मोहब्बत तो छुपा सकती है, लेकिन रकाबत के जज्बात और जलन को कभी नहीं छुपा सकती। मैं आगे से कुछ न बोली और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद सीमा वहां आई तो उसने कहा कि तुम ठीक तो हो, परेशान लग रही हो। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं। माँ का फोन आया था, घर में चाचू की फैमिली आई है, उनके लिए खाना बनाना है और आपको तो पता है माँ से अकेले नहीं होता, इसलिए मैं चलती हूँ। आपका सूट भिजवा दूंगी। उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास ही रखो, बहनों में क्या तेरा मेरा होता है। मैंने कहा कि नहीं दीदी, बहनों में तेरा मेरा होता है और होना भी चाहिए। मैंने इतना कहकर वहां से चली गई। वो भी हैरान हुई कि मेरी इस बात का मकसद क्या था। मैं घर आई और सारी रात रोती रही। अब मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैं कोई इंतहाई कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। सगाई से लेकर आज शादी के 4 महीने तक मैंने 1 साल जो तकलीफ बर्दाश्त की थी,
क्या मैं सारी जिंदगी यही करती रहती? मेरे घर वाले मेरी शादी की बातें कर रहे थे, पर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो सच्चा आशिक होता है ना, वो तब परेशान नहीं होता जब उसके महबूब की शादी होती है। वो तब परेशान होता है जब उसकी अपनी शादी होती है। और मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए उसी तरह रिश्ता पसंद कर लिया था जिस तरह सीमा के लिए किया था। उन्होंने बस इतना बताया कि लड़का बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अपने आज़म से भी ज्यादा। आज़म से ज्यादा कौन खूबसूरत हो सकता था, वो लोग शायद ऐसे ही कह रहे थे। अगर कोई होता भी था तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन हमारा दिल सिर्फ किसी एक का होता है, और जो वह एक आदमी हमें मिल जाता तो फिर हमें पूरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन इसी तरह मैं सीमा के घर चली गई, अपनी बहन के घर। औज़म को ही देखने जाती थी। उसकी याद आती थी, नजरें उसको देखने के लिए बेकरार रहती थीं तो चली जाती थी। लेकिन वो शायद घर पे नहीं था, क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं खड़ी थी और मेरी बहन भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन चौकीदार ने तो कहा था कि वो अंदर ही है, तभी तो मैं अंदर आई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो शायद छत पे है। उनका घर बहुत बड़ा था, 4 मंजिला घर था, और वो चौथी मंजिल पे गैलरी में खड़ी थी, बिल्कुल ग्रिल के पास। बिल्कुल ग्रिल से चिपक कर खड़ी थी, और उसको अंदाजा ही नहीं था कि मैं पीछे से आ रही हूं। अचानक मुझ पर मेरे जज्बात हावी हो गए। एक जिंदगी है, एक मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और मैं हूं कि बस तमाशा देख रही हूं। मेरी बहन आज़म से मोहब्बत नहीं करती, वो आज़म के काबिल नहीं है। आज़म को तो मुझ जैसी लड़की मिलनी चाहिए, जो उसकी मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा दे और दीवानी हो जाए। मोहब्बत का रास्ता आसान रास्ता नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कभी-कभी अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। तभी मोहब्बत उसे कुर्बानी को कबूल करती है, और बदले में आपको मोहब्बत मिल जाती है। वही बात कि मुझ पर दीवानगी हावी हो गई और मैंने अपनी बहन को धक्का दे दिया। खुद मैं वहां से भाग गई। चौकीदार ने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को फोन किया और मैं अपनी बहन को संभालने लगी। चौकीदार ने मुझे अजीब नजर से देखा, लेकिन उसे पता था कि मेरी बहन का घर है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरी हालत बहुत अजीब थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं रो रही थी, लेकिन सब यही समझ रहे थे कि सीमा को इस हाल में देखकर मैं इस तरह की हालत में आ गई हूं। हम उसे अस्पताल ले गए और औजम भी वहां पर आ गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी अभी जिंदा है, हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं बड़ी परेशान थी। अगर वो बच जाती तो सबको बता देती कि मैंने उसके साथ यह सब कुछ किया है, तो फिर मेरी जिंदगी तो यहीं खत्म हो जाती। लेकिन सीमा को कुछ भी कहने की मोहलत नहीं मिली। वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे माँ बाप के लिए सदमा बहुत बड़ा था। उनकी बड़ी बेटी जवान, जो अभी सिर्फ 24 साल की थी, इस दुनिया से चली गई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उसका पैर फिसल गया है या फिर उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन वो खुदकुशी क्यों करती? वो तो बहुत खुश थी, इसलिए सबने इसे एक हादसे का नाम दिया। आज़म बहुत दुखी था। जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और वो मेरे कंधे पे सिर रख के रोने लगा। उसका इस तरह मुझसे लिपट कर रोना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा कि ये सब क्या हो गया? उसने तुम्हें कोई बात बताई थी? क्या वो परेशान थी? कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। लगता है उसका पैर फिसल गया होगा। मैं तो घर में दाखिल हुई थी और नीचे खड़ी थी जब मुझे उसके गिरने की आवाज आई। मैं भी रो रही थी। हम सब पर ही यह कयामत गुजरी थी, लेकिन कयामत गुजर गई और भगवान ने सबको सब्र दे ही दिया। आज इस बात को 2 महीने हो गए थे। आज़म अभी भी हमारे घर मिलने आता था। वह मेरे पापा को पापा ही कहता था। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मेरी शादी आज़म से करवा दें, वह भी बहुत दुखी है। मेरी माँ ने कहा कि तूने ये बात कैसे की? मैंने कहा कि मुझे रात को सीमा सपने में आई थी। वह कह रही थी कि आज़म बहुत उदास है, परेशान है मेरे बिना। तुम उसका हाथ थाम लो। तब से मेरा दिल उदास है। माँ, बस मैंने इतनी बात की कि मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा
कि ठीक है, मैं तेरे बाप से बात करती हूँ। और क्योंकि आजम बहुत अच्छा लड़का था, घर की बात थी, मैंने कहा कि ये मेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश है। वह मुझे रोज ख्वाब में आती है। मैं फिर से झूठ बोल रही थी। मोहब्बत ने मुझे किस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया था, पर मैं जीत गई। मेरी शादी आजम से हो गई। वह भी मुझे मेरे हक देने को तैयार था। उसने मेरे माँ बाप की बात मान ली थी। उसने कहा कि अगर ये सीमा की आखिरी ख्वाहिश है तो मैं मान लेता हूँ। शादी बहुत सादगी से हुई थी। मैंने लाल कपड़े तो पहने थे, लेकिन वह कोई लहंगा या सूट नहीं था, बस सामान्य से कपड़े थे। शादी की रस्म हो गई और मैं आजम के घर आई। मैं अपने कमरे में थी। भगवान कसम, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो मैंने चाहा वह मुझे मिल गया था। ये रास्ता बहुत मुश्किल था, पर मैंने कुर्बानी भी बहुत बड़ी दी थी। अपनी खुद की बहन को कुर्बान किया था, तब जाकर मुझे यह सब कुछ मिला था। अब मुझे इस सब की कदर करनी थी, इसे संभाल कर रखना था, क्योंकि अब सब कुछ मेरा हो चुका था। वह मेरे कमरे में आया। उसने कहा कि तुम्हें पता है हमारी शादी कैसे हुई है। कोशिश करूंगा कि हम लोग एक दूसरे के लिए किसी भी परेशानी का मोजिब नहीं बने। लेकिन जैसे ही वह मेरे करीब आने लगा, मुझे न जाने क्या हुआ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे सीमा उसके पीछे खड़ी है और शिकायती नजरों से मुझे देख रही है। मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। सबने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही तबीयत खराब हो गई थी। शायद ये मेरे अंदर का गुनाह का एहसास था कि जैसे ही वह मेरे करीब आने लगता, मेरा हाथ पकड़ता, मुझे सीमा उसके पीछे खड़ी हुई नजर आती थी। वही सीमा जिसको मैंने आखिरी दफा देखा था, वह जिंदा सीमा नहीं थी। उसकी वही आखिरी शक्ल थी जो मैंने उसे अस्पताल ले जाते हुए देखी थी, और वह हंसती भी थी मुझे देखकर। मैं धीरे धीरे पागल होने लगी। एक दिन मैंने आजम को सब कुछ बता दिया। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा कि वो मैं थी जिसने सीमा को धक्का दिया था। जब उसने यह बात सुनी तो उसने ना आव देखा ना ताव और मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसने मुझे इतने थप्पड़ मारे कि मैं बेहोश हो गई और मुझे उठाकर कहीं दूर फेंक आया। पता नहीं यह कौन सी जगह थी, मैं कहाँ थी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने यह बात मेरे माँ बाप को भी बता दी और अपनी माँ को भी। मैं घर जाने के लिए घर के पास पहुंच गई थी, लेकिन खिड़की में से ही उनकी आवाजें सुनकर बाहर निकल आई। मेरे बाबा कह रहे थे कि एक औलाद ने दूसरी औलाद की जान ले ली। कैसी औलाद पैदा की हमने, इससे तो अच्छा था कि रूपा ही मर जाती। यह सुनकर मैं मर गई और वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। सड़कों पे रहने लगी और भीख मांग के गुजारा करने लगी। धीरे धीरे कब मैं होश से बेगानी होती गई मुझे पता ही ना चला। लेकिन आज ये क्या कि आजम खुद मुझे उठाकर ले आया। ऐसा लगता था कि वह मुझे तलाश कर रहा था। उसने नौकरानी से कहकर मुझे साफ सुथरा करवाया और मुझे खाना भी खिलाया। उसने कहा कि मुझे पहचान रही हो ना, और मैंने कहा कि हाँ, पहचान रही हूं। वह कहने लगा कि वापस क्यों नहीं आई तुम? मैं गुस्से में तुम्हें वहां छोड़ गया था, मुझे लगा तुम वापस आ जाओगी। मैं यह तो नहीं चाहता था कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाए। क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है? उसके सवाल का मतलब मैं समझती थी। मैं पूरे 1.5 महीने तक घर से बाहर सड़कों पे रही थी। मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं है, मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया। अब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। जब उसने कहा कि अब तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। जब मैंने कहा तुम कातिल को घर में कैसे रख पाओगे, तो वह कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी की कातिल नहीं हो। और फिर उसने वह बात बताई। उसने कहा कि दरअसल सीमा ने मुझसे सगाई तो कर ली, लेकिन वह किसी और को चाहने लगी थी, और जब उसकी शादी मुझसे हो गई तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह बस दुनिया वालों के सामने खुश थी। हम लोगों में बहुत झगड़े होते थे। वह मुझे वजह नहीं बताती थी। मुझे लगता था कि जैसे उसको मुझे कबूल करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। और जिस दिन तुमने उसे गैलरी से धक्का दिया, उसी दिन उसने मेरे लिए एक ईमेल लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अब यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पर वह भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूँ।
यानी कि जिस पल तुमने उसे धक्का दिया, वह वहां पर पहले से ही खुदकुशी करने खड़ी थी। तुम उसे धक्का देती या ना देती, उसने तो यही करना था। ये सुनकर हैरान रह गई। उसने यह बात मेरे माँ बाप को भी बताई और अपनी माँ को भी। मेरे माँ बाप का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फिर भी उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, और मेरी सास भी मुझसे खुश नहीं थी। लेकिन आजम ने मुझे माफ कर दिया। अब हम लोग साथ रहते हैं। अभी चीजें सामान्य नहीं हुई हैं और धीरे धीरे हो रही हैं। वह कहता है कि अगर तुम्हारे साथ सड़क पे रहते हुए कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वह कहता है कि जिंदगी ही तो है ना, बस गुजर जाएगी, गुजार लेंगे जिंदगी को, एक साथ रहेंगे, और अब हमारी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। आप लोग बताएं कि मैं क्या करूं? कभी कभी दिल करता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दूं और सारी जिंदगी जेल में गुजार दूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।